देखिए, आपका समय जो है ये बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम को करने में लगाएँ। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई में अपना पूरा समय लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल है। क्योंकि देखिए, जो समय है ये अगर बीत जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अपना समय जो है अपने काम में लगाइए, अपने पढ़ाई में लगाइए, ना कि नेगेटिव लोगों की बातें सुनने में लगाइए कि फलाना आदमी क्या कह रहा था और फलाना क्या कह रहा था। देखिए, आज है 2 अप्रैल और आज की वीडियो में 2 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और साथ में एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, मार्च महीने का, ठीक है, जो मंथली करंट अफेयर है, तो इसका पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, ये दोनों अपलोड हो चुका है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा अभी। साथ में हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर जो है आप इसको देख सकते हैं, मार्च महीने के दोनों पार्ट को। तो दोनों पार्ट के वीडियो को देख लीजिए, पूरे महीने का रिवीजन आपका हो जाएगा। और ये दोनों वीडियो, सबसे खास बात है कि पहला पार्ट जो है ये 50 मिनट का है, दूसरा 50 मिनट से कम का ही है। तो ले देखिए, आपका जो है 1.5 घंटे के समय में जो है पूरा का पूरा महीने का रिवीजन हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक निवेदन आपसे है कि देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, लाइक भी कम से कम 500 लाइक पहुंचाया कीजिए डेली, ठीक है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार रटा चुका हूँ। अगर आप मान के चलिए कंपटीशन में बैठ रहे हैं और ये वाली लाइन रट के नहीं जाते हैं तो आपका 1 नंबर का लॉस हो सकता है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और सबसे खास बात देखिए, शुरू में रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है ये कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसका कार्यालय मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो डेट है 1937, ये भी पूछी गई है कि किस वर्ष जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया था। तो 1937 में किया गया था। और रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी हैं, लेकिन जो सबसे खास हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, ये मैंने बता दिया है। और आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आप कंपटीशन क्रैक कर जाएं, आपको विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो विद्वान बनने के चक्कर में ना रहिए। याद रखिए, 1 अप्रैल 1935 जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस है। देखिए, वर्तमान में जो आपके शक्तिकांत दास हैं ये क्रम से 25वें गवर्नर हैं, किसके? आरबीआई के। ये जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अब तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा चुका है। अगला है कि हर साल कौन सा राज्य जो है ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। देखिए, ओडिशा जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। देखिए, उत्कल जो है ये पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य का प्राचीन नाम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है इसको हम कहते हैं उत्कल, ठीक है। तो उत्कल जो है ये ओडिशा का प्राचीन नाम है, और ये जो है क्षेत्रफल, यानी कि ओडिशा जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखेगा, क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है उत्कल, यानी कि ओडिशा। और देखिए, ओडिशा राज्य की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और देखिए, ओडिशा जो है ये खनिज से काफ़ी संपन्न राज्य है, और यहाँ पर जो है एक तरीके से कहा जाए बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। जैसे कि ओडिशा के कटक में चले जाइए, वहाँ पे आपको सूर्य मंदिर वगैरह दिख जाएगा। तो बहुत सारे प्लेसेस हैं उड़ीसा में, भुवनेश्वर वगैरह में घूमने के लिए, ठीक है। और उड़ीसा में देखिए, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, टीन, वेनेडियम, लेड जैसे अन्य खनिजों के साथ जो है उच्च श्रेणी के यहाँ पे लौह अयस्क, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रोमाइट, मैग्नीज अयस्क के प्रचुर भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। और साथ ही बहुमूल्य ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट का यूज़ आपने देखा होगा, आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है काली वाली जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है। जिसमें करंट बहुत तेज़ी से पास होता है, मतलब विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट, सोना, रत्न, हीरा और तमाम सजावटी पत्थर भी उड़ीसा में मिलते हैं। तो ये उड़ीसा की विशेषता थी। याद रखिएगा, इसका जो स्थापना दिवस है ये 1 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और उड़ीसा के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका उड़ीसा है, ठीक है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और इसका उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर ही है।
उड़ीसा में जिलों की संख्या वर्तमान में 30 है और यहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है और राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल जी। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो कि बीजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो विधानमंडल है ये एक सदनी है। विधानमंडल क्या होता है? देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य आपने देखा होगा, यहाँ पे जो विधानमंडल है ये द्विसदनीय है। यहाँ पे जो है विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधान सभा में जो है और विधान परिषद में अंतर क्या है? देखिए विधान परिषद जो है ये विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधानसभा जो होती है ये निम्न सदन होती है। और विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं ये चुन कर आते हैं जनता के द्वारा डायरेक्टली। बाकी जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं ये जो है प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए जो आपका उड़ीसा राज्य है यहाँ पर विधानसभा की सीटें 147 हैं और जो यहाँ पे जो है राज्यसभा की सीटें हैं ये 10 हैं और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। तो 20 10 147 यानी कि 20 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की और 147 विधानसभा की सीटें हैं। तो उड़ीसा का पूरा पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया है। और अगला प्रश्न हमारा है, आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। तो यहाँ पे ड्वेन ब्रावो की फोटो आपको दिख रही है, इनके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये काफ़ी फेमस हैं। और देखिए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका है ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी हाल ही में जो चेन्नई की टीम है CSK, ठीक है, और लखनऊ की जो टीम है LSG, तो इन दोनों के बीच में जो मैच खेला जा रहा था इसके तो खेले जा रहे इस मैच में 7वें मैच में जो है ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने दीपक हुड्डा का विकेट लेकर अपना 171वां विकेट जो है ये मतलब प्राप्त किया। और इसी के साथ जो है ड्वेन ब्रावो 153 मैचों की 150 पारियों में जो है 171 विकेट लेने के बाद आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा श्रीलंका के लसित मलिंगा का। देखिए जब लखनऊ के खिलाफ मैच में उतरने जा रहे थे ड्वेन ब्रावो, तो उस समय लसित मलिंगा और ड्वेन ब्रावो दोनों के पास 170 विकेट बनाने का बराबर रिकॉर्ड था। लेकिन अपना जब 171वां विकेट इन्होंने लिया तो उसी के साथ ड्वेन ब्रावो आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए गुड़ी पड़वा त्योहार आज ही सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि आज 2 अप्रैल है, आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए महाराष्ट्र में जो है नवरात्रि को जो है गुड़ी पड़वा त्योहार के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा त्योहार 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और देखिए नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और आज जो है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है। और इसी दिन ही गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली गोवा में और महाराष्ट्र में। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो आज जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी और आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत सारे त्यौहार जो है मनाए जा रहे हैं आज और आप सभी को सभी त्योहारों की शुभकामनाएं, जो छूट जा रहा है उसकी भी शुभकामनाएं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में जो है बड़े उत्साह के साथ 2 अप्रैल को यानी कि आज के दिन जो है गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जा रहा है। और गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना को शुरू किया गया। तो देखिए जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य की ग्राम पंचायत में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विनय समरस्य योजना को शुरू किया गया। और देखिए इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा इसी महीने में। तो 14 तारीख को योजना लॉन्च हो जाएगी। और इस योजना को कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च क्यों किया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखिए इस पहल का नाम 3 साल के एक दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया है और इसी के नाम पर इसको विनय समरस योजना रखा गया है। देखिए हुआ क्या था कि ये छोटा सा जो दलित बच्चा विनय है ये सितंबर 2021 में बारिश में जो है भीग रहा था और भीगते भीगते
गलती से जो है कर्नाटक के कोप्पल ज़िले के मियापुर गांव में एक मंदिर में जो है ये वहाँ पे पहुँच गया बारिश से बचने के लिए। इसके बाद वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने थोड़ा सा इसका विरोध किया और इसी बीच क्षेत्र के 1500 सदस्यों ने मुख्य रूप से जो है गनिगा समूह से जो है दलित परिवार के अपने उत्पीड़न को मतलब इनके उत्पीड़न को तेज कर दिया, ये बच्चा जो था इसके परिवार को। और इस विनय के परिवार को गांव छोड़ने और अपनी कृषि भूमि सहित संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये बच्चा वहाँ से माइग्रेट हो गया, बाद में सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। जब हमारे संविधान में सबको जो है बराबर का अधिकार मिला है तो फिर इस बच्चे को क्यों ना मिले। तो इसी को देखते हुए कर्नाटक की सरकार ने जो है विनय नाम के इस दलित बच्चे के नाम पर विनय समरस योजना शुरू की, ताकि लोगों के मन से अब जो है जाति पाति की जो भावना है ये खत्म हो। देखिए इंसान पहले क्या था, हम सभी लोग आदि मानव थे, ठीक है, क्या थे, आदि मानव। और हम ना कपड़े पहनते थे ना कुछ, हमारे शरीर पे बंदरों के जैसे बाल हुआ करते थे। हम वही जो है जंगल में जो भी मिलता था जानवर मार के खाते थे, या फिर जो भी है अपने इतिहास में पढ़ा होगा भूगोल में। तो उस टाइप का जीवन शैली था। धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुआ, यानी कि सभ्यता बढ़ती गई, कपड़ा लत्ता पहनने लगा इंसान, शादी विवाह करने लगा, बच्चे बच्चे जो है मतलब स्कूल जाने लगे। अब तो इतना मॉडर्न हो गया है कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर का ज़माना आ गया है। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन तेज हुआ वैसे वैसे इंसान पागल होता गया, इसकी इच्छाएं बढ़ती गईं और तमाम लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने लगे। कुछ लोग जो है, देखिए स्पेशली क्या है, जो लोग बाहर से आए, ठीक है, देखिए जो भारत के मूल निवासी हैं उनका तो ठीक है। जो लोग बाहर बाहर से आए, जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म का कुछ लोग प्रचार करने आए, कुछ लोग पारसी धर्म का प्रचार करने आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग बाहर से अपने अपने धर्मों का प्रचार करने आए और विभिन्न संस्कृतियों को भारत में घुसा दिया। तो इसीलिए भारत को विभिन्न संस्कृतियों वाला देश कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे सभी से निवेदन है, जाति पात कुछ नहीं होता है, जाति धर्म का एक तरीके से भेदभाव खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो कितने लोग समर्थन करते हैं कि जातियों को और धर्मों को भी समाप्त कर देना चाहिए, सबका विलय करके मानवता नाम का एक धर्म बना देना चाहिए, ताकि ये सारे लफड़े ना हों। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके विश्वास पटेल हैं। देखिए विश्वास पटेल को 2018 में पहली बार जो है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। और अभी हाल ही में दूसरी बार इनके दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए जो है चुना गया है विश्वास पटेल को। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। तो देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने जो कैदी हैं कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के लोन यानी कि व्यक्तिगत लोन जिसको कहते हैं, जिसको पर्सनल लोन भी कहते हैं, देने की योजना शुरू की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पागल हो गए हैं क्या, जो 50,000 रुपये जो है कैदियों को लोन दे रहे हैं। उसमें देखिए टर्म एंड कंडीशन होंगे कि कोई किन कैदियों को देना है किसको नहीं देना है और क्यों दिया जा रहा है, इसको जान लीजिए। देखिए महाराष्ट्र राज्य जो है ये सहकारी बैंक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक जो है ये इस योजना के तहत कैदियों को उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए 7% की ब्याज दर पर ये 50,000 रुपये का लोन देगा। यानी कि ये 50,000 का अमाउंट मिलेगा कैदियों को, ये इनके परिवार की स्थिति सुधारने और अपना केस वेस लड़ने के लिए जो है 7% ब्याज की दर पर मिलेगा। और इस योजना को पायलट आधार पर पुणे महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। और इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण भी कहा जाता है और लगभग 1,055 कैदियों को इससे लाभ होता है, ठीक है। मतलब ऐसा एक जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कितने कैदियों को पहली बार लोन दिया जाएगा 7% ब्याज पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब, इसको लॉन्च किया है, जो कि भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। और ये जो पहला ये स्टार्टअप्स को उद्योग के विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर हासिल करने में मदद करेगा।
तो ये है आपकी स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगला है कि 20वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 किस स्थान पर आयोजित हुआ। तो देखिए वरुण 2022 का जो आयोजन है ये अरब सागर में किया गया था। ये और देखिए एग्जाम में इस प्रश्न को घुमाकर कैसे पूछा जाता है कि वरुण जो है ये किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि अभी हाल ही में अरब सागर में आयोजित किया गया, इसका 20वां संस्करण। और ये 30 मार्च को शुरू हुआ है और ये 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा। और देखिए जो भारत और फ्रांस की जो नौसेनाएं हैं, ठीक है, तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में जो ये द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास है ये 1993 से आयोजित किया जा रहा है। यानी कि पहली बार ये 1993 में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। और जो वरुण 2022 अभ्यास है इसमें दोनों नौसेनाओं यानी कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2022 के लिए लघु बचत योजनाओं पर कितने % ब्याज दर रखा है। तो देखिए जो पहली तिमाही चल रही है इस फाइनेंशियल ईयर की, अभी जो स्टार्ट हुई है अप्रैल से, तो मतलब कल 1 अप्रैल था, तो कल 1 अप्रैल से जो है 2022 की पहली तिमाही स्टार्ट हो गई है 22-23 के वित्तीय वर्ष की। ये अप्रैल से चलेगी जून तक, ठीक है। तो इसके लिए लघु बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर है इसको अपरिवर्तित रखा गया है। और ये पहली बार नहीं है, ये लगातार ये 8वीं तिमाही है जिसमें ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं दूंगा कि इस पर कितना ब्याज मिलेगा। देखिए वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही 1 यानी कि अप्रैल से जून 2022 के लिए छोटी बचत योजनाओं या फिर डाकघर योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। और देखिए अप्रैल जून 2022 के लिए विभिन्न उपकरणों पर ब्याज दरें 4% से 7.6% तक हैं। और ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित करती है और ये लगातार 8वीं तिमाही है जब छोटे बचत साधनों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित हैं। तो देखिए जो यहाँ पे लिस्ट दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक आउटलाइन बता दे रहा हूँ। देखिए 1 साल की जो सावधि जमा यानी कि 1 साल के लिए जो सावधि जमा होता है, देखिए यहाँ पे बचत जमा की बात हो रही है यानी कि सेविंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो और ये लघु बचत इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएगा। तो बचत जमा पर जो है 4% ब्याज दर रखा गया है और ये प्रति वर्ष के हिसाब से रखा गया है, ठीक है, 4% प्रति वर्ष। और 1 साल की सावधि जमा के लिए 5.5%। और ये जो है तिमाही के लिए है, मतलब 3 महीने के लिए है। तो ऐसे है, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने यहाँ पे बताया है ये सबसे खास लाइन है, यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और देखिए जो मंथली करेंट अफेयर है मार्च का पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों देख लीजिएगा और आंसर दीजिए सभी आज के क्वेश्चन अपडेट का। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। अगला कि हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरुंग का निधन हो गया, आंसर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर म्यूएल वैन डेम का निधन हो गया, बताइए। और अगला कि विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों के। देखिए का पहला प्रश्न है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए राजस्थान दिवस को हम 30 मार्च को मनाते हैं। दूसरा था कि हाल ही में कौन दोबारा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और तीसरा था कि स्टॉक होम जल पुरस्कार विजेता 2022 किसे दिया गया। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को। और अगला था कि सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो उसको जीता है भारत ने। और पांचवा था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किसको प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसको कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।